Hello and I welcome you to this video. And today's topic of discussion is geomagnetism. So, before starting geomagnetism, let me explain you some basics and then we will delve into the topic. तो suppose कि this is your earth, कुछ इस टाइप की अर्थ है. अब अर्थ पे we all know that there is a north pole and there is a south pole. But ये होता क्या है? What is the north pole and south pole? I know that you know what it is, but उसको कैसे आप एक्सप्लेन करोगे कि एक नॉर्थ पोल क्या है एंड व्हाट इज द साउथ पोल. सो हाउ डू यू एक्सप्लेन दिस. तो पहले ये समझा देता हूँ. तो इफ आई मेक अ डायग्राम, इस टाइप की कुछ अर्थ है एंड देन देर इज अ एक्सिस. एक एक्सिस है जिसके अराउंड द अर्थ रोटेट्स एंड बिकॉज ऑफ दिस रोटेशन डे एंड नाइट वाला फिनोमेना होता है. सो द पॉइंट जहाँ पे ये जो इमेजिनरी एक्सेस है, ये कोई असली लाइन तो है नहीं, इट इज अ इमेजिनरी एक्सेस. और रैदर ये ऐसा सीधा भी नहीं है, द अर्थ इज अ बिट टिल्टेड. अब 23 डिग्री कुछ का टिल्ट है. सो दिस इमेजिनरी लाइन वेयर द प्लेस वेयर इट मीट्स द सरफेस ऑफ द अर्थ ना, उसको बोलते हैं पोल. तो दिस वन पॉइंट एंड दिस पॉइंट जहाँ पे दिस इमेजिनरी लाइन इज मीटिंग द सरफेस, तो उस प्लेस को हम बोलते हैं पोल्स. वी हैव अ नदर्न पोल एंड देन वी ऑल्सो हैव अ सदर्न पोल. सो फर्स्ट पॉइंट यू कैन राइट इज दैट, अब क्योंकि अब आपको दो पोल्स पता है, नाउ लेट मी टेल यू एन इंटरेस्टिंग फैक्ट अबाउट द पोल्स. ये शायद हो सकता है यू मस्ट बी लिसनिंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम. मान लो कि दिस वॉज योर नॉर्थ पोल, this is your south pole. Now earth has a क्या बोले उसको, there is a reversal of a polarity. मतलब अगर इस एक्सिस पे जो दो पॉइंट्स हैं उनको मैं नॉर्थ पोल साउथ पोल बोलूं, एक्चुअली वो तो ये यहाँ पे होंगे ना. This point here you have the south pole of the earth, this point here you have the north pole of the earth. But the earth's magnetic polarity, ये वाली तो इसकी जोग्राफिकल पोलैरिटी है नॉर्थ एंड साउथ. जो अर्थ की मैग्नेटिक पोलैरिटी है दैट इज जस्ट द अपोजिट ऑफ दिस वन. तो इफ आई वुड हैव टू ड्रॉ इट, तो मैं कुछ इस तरीके से आपको उसको ड्रॉ करके समझाता. द वन इन द पिंक इज योर मैग्नेटिक सॉरी geographic polarity, and this one, the one in the green color, it is the magnetic polarity. So magnetic south and magnetic north of earth are in the reverse of each other. So here we have the magnetic south and here we have the magnetic north. अब इस बात का आपने एक शायद अगर कभी ऑब्जर्व किया हो, तो जब अगर आपको कभी नॉर्थ तरफ में जाना है, यू हैव टू गो टुवर्ड्स द नॉर्थ पोल. कंपास देखा है? कंपास में मैग्नेट होता है एंड मैग्नेट्स अट्रैक्ट व्हेन द चार्ज इज अपोजिट, द चार्ज इज डिफरेंट. अगर मैं एक मैग्नेट का नॉर्थ साइड और दूसरे मैग्नेट का भी नॉर्थ साइड साथ में रख दूंगा तो ये तो रेजिस्ट करेंगे, ये एक दूसरे से दूर भागना चाहेंगे. लेकिन अगर मैं एक मैग्नेट का नॉर्थ साइड और एक मैग्नेट का साउथ साइड रख दूंगा तो दे विल गेट अटैच्ड, ये चिपक जाएंगे. तो अगर हम कंपास में नॉर्थ पोल की तरफ मूव करते, अगर सच में ये नॉर्थ पोल होता तो कंपास की डायरेक्शन ही टर्न करके इधर कर देता, क्योंकि वो तो अट्रैक्ट नहीं करता. बट बिकॉज इट इज मैग्नेटिक साउथ पोल, इसीलिए जो हमारा कंपास है ना, उसका नॉर्थ डायरेक्शन हमेशा इधर ही पॉइंट करता है टुवर्ड्स दिस मैग्नेटिक साउथ. सो ये एक फैक्ट आई वांट यू टू नो एंड यू कैन इवन राइट दिस दैट द, मैं यहाँ पे अर्थ को ई से लिख रहा हूँ, अर्थ्स मैग्नेटिक पोलैरिटी is the reverse of your earth's geographical polarity.
ठीक है। अब और एक और चीज इसमें ये भी है कि यहाँ पे ना, जैसे कि आप देख पा रहे होगे, एक छोटा सा एंगल है, एक एंगल है इन दोनों के बीच में, मतलब ये एग्जैक्ट सेम जगह पे नहीं है। ये जो नॉर्थ पोल है और ये जो मैग्नेटिक साउथ पोल है, इन दोनों के बीच में कुछ डिफरेंस है। और अगर वो हम यहाँ से देखें तो ये एक एंगल का डिफरेंस है, ये एक एंगल का डिफरेंस है। तो हाउ मच इज दिस एंगल? दिस एंगल, पहले तो इसको बोलते क्या है? सो दिस एंगल इज नोन एज योर एंगल ऑफ डिक्लिनेशन। अच्छा, ये जो पॉइंट आप लिखना, इसके आगे ब्रैकेट में लिख लेना कि जोग्राफिकल पोल डू नॉट कोइंसाइड विद द मैग्नेटिक पोल। ऑब्वियसली ये तो अंडरस्टूड था, बट आप फिर भी लिख लो। देन द सेकेंड पॉइंट हियर इज कि व्हाट इज द एक्सिस ऑफ declination? Axis of declination is basically the angle between the magnetic axis and the geographical axis. ये आपका magnetic axis है, this pink one, the one in pink color, and ये आपका, sorry, ये आपका geographical axis है, and the green one is the magnetical axis. अब इन दोनों के बीच में there is a angle, यहाँ पे एक angle बन रहा है ना, अगर मैं इसको zoom करूँ, so there is a angle, this is your, these are your two axes and roughly एक डायग्राम में ये एक एंगल बन रहा है। तो इस एंगल को ही बोलते हैं द एक्सिस ऑफ डिक्लिनेशन। अब जैसे कि जब हमें ट्रैवल करना होता है ना कभी, तो कंपास वंपस लेके, तो कंपास रिलायबल नहीं होते। सपोज क्यों? सपोज आई एम स्टैंडिंग हेयर ऑन अ सरफेस ऑफ द अर्थ और मुझे मैग्नेटिक, सॉरी नॉट मैग्नेटिक, मुझे नॉर्थ पोल जाना है। अगर मैं नॉर्थ पोल लूंगा तो माय कंपास, जो मेरा कंपास होगा, उसके लिए तो ये तो एक कोई ट्रू फोर्स है नहीं जो नॉर्थ पोल है, जो नॉर्थ जोग्राफिकल नॉर्थ है, उसके लिए जो ट्रू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो तो ये मैग्नेटिक साउथ है, तो इट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड दिस। तो मुझे नॉर्थ पोल जाना, मुझे नॉर्थ पोल होगा, लेकिन मैं पहुंचूंगा इस जगह पे, बिकॉज द नॉर्थ पोल एंड द मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और साउथ मैग्नेटिक नॉर्थ पोल और जोग्राफिकल नॉर्थ पोल इस एंगल ऑफ डिक्लिनेशन की वजह से एक साथ नहीं है, थोड़ा दूर दूर है। अच्छा, मैं ये बताना भूल गया था, देर इज अग्रीड 10 to 11 डिग्री ऑफ दिस डिक्लिनेशन, ये 10-11 डिग्री के आसपास का एक एंगल बनता है दोनों के बीच में। हाँ, तो व्हाट आई वाज सेइंग कि अगर मुझे कंपास लेके जाना है नॉर्थ पोल, तो अगर मैं इस कंपास को फॉलो करता जाऊंगा तो मैं कभी भी नॉर्थ पोल पहुंचूंगा नहीं, मैं थोड़ा सा दूर ही पहुंचूंगा, क्योंकि द मैग्नेटिक साउथ वो थोड़ा सा दूर है। सो इन ऑर्डर टू to reach the actual position, I must allow my compass for some declination correction। तो ये एक कंसेप्ट है जो कि फॉलो करते हैं कि कंपास को भी एग्जैक्टली जब वो फॉलो करते हैं तो वो एग्जैक्ट पोजीशन पे नहीं जाते हैं, वो एक 10-11 डिग्री का देर इज अ डिक्लिनेशन करेक्शन मेथड। वो इसीलिए यूज होता है बिकॉज देर इज अ एक्सिस, यहाँ पे देर इज अ एक्सिस ऑफ डिक्लिनेशन बिटवीन द मैग्नेटिक एंड द जोग्राफिकल एक्सिस। फिर एक पॉइंट, द थर्ड पॉइंट, यू कैन ऑल्सो राइट दैट जो ये मैग्नेटिक पोल्स है ना, दे आर नोन टू शिफ्ट, उसकी वजह से ये जो डेक्लिनेशन है दिस इज चेंजिंग। तो ये जो 10-11 डिग्री का जो एंगल ऑफ डेक्लिनेशन था ना, अब ये जो मैग्नेटिक साउथ है और मैग्नेटिक पोल है और मैग्नेटिक नॉर्थ है, दीज आर मतलब इनकी टेंडेंसी है कि ये थोड़ा थोड़ा सा कहीं कहीं शिफ्ट करते रहते हैं। सो उस जब जब भी वो शिफ्ट होंगे ना, उसके हिसाब से भी यू नीड टू एडजस्ट योर कंपास। फॉर एग्जाम्पल ये अभी यहाँ पे है, ये थोड़ा सा शिफ्ट होके अंदर आ गए तो एंगल ही कम हो गया बहुत ज़्यादा। ये शिफ्ट होके थोड़ा सा बाहर चले गए तो एंगल बहुत बढ़ जाएगा, तब इतना नहीं बढ़ेगा, जस्ट टू एक्सप्लेन यू। तो ये थोड़ा थोड़ा ऐसे शिफ्ट होते रहते हैं, एंड टू एडजस्ट फॉर देयर शिफ्टिंग टेंडेंसी वी नीड टू एडजस्ट आर, हमारे जो भी कंपास है वी नीड टू एडजस्ट देम एज वेल टू अकाउंट फॉर देयर शिफ्टिंग टेंडेंसीज। ओके, सो दिस पॉइंट इज क्लियर। अब लेट अस नाउ डिस्कस अबाउट द अर्थ जियोमैग्नेटिज्म। अब अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। सो आई थिंक आई कैन इरेज दिस, या लिखा रहने देता हूँ, जियो मैग्नेटिज्म। सो द
फर्स्ट पॉइंट हियर इज कि जो हमारी अर्थ है इट बिहेव्स लाइक अ जायंट मैग्नेट बार, तभी तो वी हैव दिस कंसेप्ट ऑफ जियोमैग्नेटिज्म। आप खुद एक बार वर्ड ब्रेक डाउन करके पहले सोचो मेरे समझाने से पहले कि क्या हो सकता है ये जियोमैग्नेटिज्म। इसको वर्ड्स को तोड़ो ना, दो वर्ड्स हैं, एक है जियो एंड एक है मैग्नेटिज्म। तो जस्ट स्टॉप दिस वीडियो हेयर एंड ट्राई टू थिंक कि यार क्या मतलब हो सकता है। जियो इज व्हाट? जियो एज इन द अर्थ, एंड मैग्नेटिज्म क्या होता है? यू मस्ट बी नोइंग समथिंग अबाउट द मैग्नेटिज्म। और फिर इनका कॉम्बिनेशन कुछ होगा कि अर्थ का कोई मैग्नेटिज्म है उसके बारे में बात हो रही है। सो एक मिनट के लिए वीडियो पॉज करो एंड ट्राई टू इस तरीके से सोच के देखो कि क्या ही हो सकता है इस टॉपिक में, एंड देन अब जो मैं पढ़ाऊंगा उसको समझना। सो अर्थ बिहेव्स लाइक अ जायंट मैग्नेट बार, जिसमें वी हैव अ जायंट डाइपोल। डाइपोल मीन्स di means two and pole, so we have two poles. We have one north pole and we have one south pole. And this idea, basically this thing was discovered by a man known as विलियम गिलबर्ट। उन्होंने कुछ मैग्नेटिक रॉक्स वगैरह की स्टडी करी थी, उससे ही डिस्कवर्ड दिस। एंड रिमेंबर दिस थिंग दैट विलियम गिलबर्ट एंड योर जी के गिलबर्ट, जो हमने इक्विलिब्रियम थ्योरी में पढ़ा था, दोनों अलग लोग हैं। तो अब ये जब अर्थ का जियोमैग्नेटिज्म के बारे में जोग्राफर्स ने पढ़ना स्टार्ट किया, सो व्हाट वाज द अर्लीस्ट इंटरप्रिटेशन? तो अर्लीस्ट इंटरप्रिटेशन कुछ इस तरीके का था। ओके, आई एम ड्राइंग इट ऑन दिस पेज। सपोज दिस इज अ अर्थ, दिस इज योर अर्थ, एंड उस टाइम पे जैसे लोगों ने इंटरप्रेट किया था, दे बिलीव दैट ये अर्थ है एंड अर्थ के अंदर ना एक मैग्नेट है। So the earliest interpretation about the geomagnetism of Earth was that there is a embedded bar magnet. अर्थ के अंदर ही एक बार मैग्नेट किसी तरह से फिक्स हुआ है, मतलब नेचुरली धरती के अंदर ये धसा हुआ है, विद इन द अर्थ इंटीरियर ये है वहीं पे। तो इस वजह से वी हैव द पोल्स, नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। बट देन जैसे जैसे स्टडीज डेवलप हुई, सो वी गॉट टू नो कि यार दिस इज एन इनकरेक्ट आइडिया, ऐसा नहीं है। अब वाई ऐसा नहीं है? फर्स्ट थिंग इज कि यार अर्थ के अंदर, जो अर्थ के इंटीरियर्स हैं, देयर इज इमेंस हीट, एंड अगर इतना इमेंस हीट में ये मैग्नेट होता एक ऐसा कोई मैग्नेट होता जो अर्थ के इंटीरियर्स में एम्बेडेड होता, तो ये तो इतनी हीट में ये मेल्ट डाउन हो जाता, एंड मेल्ट होने के बाद क्या हो जाता? इट वुड हैव लॉस्ट इट्स प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिज्म। यार इतना हीट अगर आप मैग्नेट को भी दोगे ना, तो वो भी अपनी मैग्नेटिक, इट वोंट बी एबल टू रिटेन इट्स मैग्नेटिक प्रॉपर्टी। बहुत हाई टेम्परेचर से अर्थ के। सो दिस आइडिया वाज बेसिकली देन कैंसल्ड आउट कि यार ऐसा नहीं होता है। तो फिर कैसा होता है? तो जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड फैक्ट है, मतलब फैक्ट तो नहीं कहूंगा मैं, बट व्हाट इज एक्सेप्टेड यूनिवर्सली इज द थ्योरी ऑफ, नॉट द थ्योरी बट अरेंजमेंट। पहले मैं बता देता हूँ कि कैसे हो रहा है, देन आई टेल यू कि क्या है। अच्छा, पहले तो आप इमेजिन करो कि दिस इज योर अर्थ। ये अगर अर्थ होती तो मैं यहाँ पे कहीं पे बताता तो ये नॉर्थ अमेरिका ऐसे बना देता, ठीक है। देन आई वुड हैव ड्रॉन साउथ अमेरिका हियर, फिर मैं यहाँ पे यूरोप यूरोप बना था, देन दिस इज अफ्रीका, दिस इज इंडिया, और फिर वो पीछे का उधर दिख नहीं रहा क्योंकि अर्थ इज ऑल्सो रोटेटिंग। कुछ इस तरीके की अर्थ होती है। अब सपोज इफ आई ओपन अप दिस अर्थ, मुझे इस अर्थ के अंदर देखना है, तो मैं ना एक काम करता हूँ, मैं इस अर्थ को यहाँ से बीच से काटता हूँ। अब मैं बीच से काटूंगा तो मुझे अर्थ के अंदर का कुछ इस तरीके से दिखेगा। आई होप आपको वो एंगल समझ में आ रहा है कि मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ।
कुछ इस तरीके का बाउल होगा, इसके अंदर मल्टीपल्स लेयर होंगी, सबसे ऊपर क्रस्ट होगा, देन मेंटल होगा, देन कोर होगा, इस तरह से इसके इंटीरियर्स होंगे. सो दैट दिस टाइप ऑफ इंटीरियर वाला व्यू दिमाग में याद रखना. दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन. तो दिस इज योर अर्थ. ओहो, दिस इज योर अर्थ. अब अर्थ में हम सिर्फ कोर वाला पार्ट डिस्कस कर रहे हैं. समझो कि दिस इज योर आउटर कोर एंड दिस इज योर इनर कोर. सिर्फ कोर डिस्कस कर रहे हैं. थोड़ा मैं इसको ना अच्छे से बना देता हूँ. अब इट इज बेटर टू अंडरस्टैंड. दिस इज योर इनर कोर और उसके बाहर देयर इज योर आउटर कोर. अब इस अर्थ में होता क्या है, इसको थोड़ा सा, ठीक है. सो व्हाट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड इज दैट जो अर्थ का मैग्नेटिज्म है ना, अर्थ्स मैग्नेटिज्म, इट इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ, कोई ऐसा मैग्नेट नहीं है अंदर. द मैग्नेटिज्म ऑफ अर्थ इज द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द टू थिंग्स, द बिहेवियर एंड द अरेंजमेंट ऑफ अर्थ्स कोर. अर्थ के कोर का क्या अरेंजमेंट है और उसका क्या बिहेवियर है, उसका कॉन्सिक्वेंस है जो अर्थ का मैग्नेटिज्म आज हम देखते हैं. अब व्हाट इज द बिहेवियर एंड व्हाट इज द अरेंजमेंट ऑफ द कोर, लेट अस डिस्कस दिस थिंग. तो यहाँ पे ये जो कोर है, this one, the red one which I am highlighting, it is the inner core and surrounding it is your outer core. Now the outer core has loose electron which are spinning around the iron nickel rich inner core. So this is your iron nickel rich inner core, ये वाला iron, this you have your iron and nickel rich inner core, and this is your outer core. So we have these two cores here. अब इसमें होता क्या है, जो इनर कोर है दिस इज ऑलमोस्ट सॉलिड, ये वाला तो एकदम ही सॉलिड है, इसके तो इलेक्ट्रॉन्स बहुत टाइटली कंपैक्ट फॉर्म में. बट ये जो आउटर कोर है ना, इसमें यू हैव लूज इलेक्ट्रॉन्स. अब लूज इलेक्ट्रॉन्स होने की वजह से क्या होता है, दे स्पिन अराउंड द इनर कोर. तो जैसे अगर इसको मैं थोड़ा सा डायग्राम में, आई कैन इंक्रीज द साइज ऑफ इट, लेकिन नहीं बढ़ रहा है, इसको कम कर देता हूँ. सो दिस इज योर इनर कोर. अब ये जो आउटर कोर है ना, ये वाली, इट स्टार्ट्स स्पिनिंग अराउंड दिस इनर कोर. ये ऐसे स्पिन करती है एंड इस स्पिनिंग की वजह से, दिस स्पिनिंग, इट क्रिएट्स अ, दिस इलेक्ट्रॉन, इसमें जो ये इलेक्ट्रॉन स्पिन हो रहे हैं, दिस क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड. इससे एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है एंड इस प्रोसेस को वी ऑल्सो राइट एज अर्थ्स सस्टेन्ड सेल्फ डायनामो. दिस इज द कीवर्ड फॉर दिस प्रोसेस. तो इस स्पिनिंग की वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड इज गेटिंग जनरेटेड एंड दिस इज व्हाट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द अर्थ्स मैग्नेटिज्म. अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है, इट हैज़ अ हाइट ऑफ अराउंड, आप ये मान सकते हैं, मतलब ये भी यूनिवर्सली एग्रीड है कि टिल 36,000 किलोमीटर above your earth surface you have this magnetic field, and this has an important role in blocking of the harmful gamma rays, या जो सोलर विंड्स आती हैं उनको ब्लॉक करने में इसका बहुत रोल होता है. अपार्ट फ्रॉम इट, इसका एक पोलर
अरोरास करके भी एक कंसेप्ट होता है। उसमें क्या होता है, बेसिकली ये जो मैग्नेटिक फील्ड है, सपोज दिस इज द अर्थ एंड दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड 36,000 किलोमीटर, एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द फिनोमिना ऑफ, अगर नॉर्थ पोल में होता है तो उसको बोलते हैं अरोरा बोरियालिस, एंड अगर साउथ पोल में होता है तो यू कॉल्ड इट एज अरोरा ऑस्ट्रियालिस. It is basically because of some iron particles and this magnetic field का interaction होता है. अर्थ के एटमॉस्फेयर में there are iron particles, उनका there is a interaction with this magnetic field, and उसकी वजह से एक lightning create होती है. तो कभी यू कैन सर्च ऑन द गूगल और चैट जीपीटी, लद्दाख में भी देर इज अ टेलीस्कोप, वहाँ से बहुत एविडेंटली आपको देखने का मिल जाएगा. सो वेरी ब्यूटिफुल स्काईज, बहुत अच्छा सा सीन दिखता है, ग्रीनिश टोन के स्काई दिखेंगे, दैट इज योर अरोरा फॉर्मेशन. तो दैट इज one of the major factors in the formation of this aurora is also the magnetic field. अब ये जो magnetic field है ना, suppose this is your earth, this is, थोड़ी सी टेढ़ी बन गई, चलो कोई नहीं, हाँ फाइन, दिस इज योर अर्थ. तो दिस इज योर बेसिकली मैग्नेटिक फील्ड, इस तरीके की कुछ मैग्नेटिक फील्ड है 36,000 किलोमीटर्स तक. ठीक है, अब होता क्या है, सपोज कि यहाँ पे ये यू हैव दिस मैग्नेटिक फील्ड एंड यहाँ पे यू हैव द सन. तो सन में से सिर्फ सन नहीं आता है, सन के साथ यू हैव सोलर विंड्स कमिंग, तो सोलर विंड्स आती हैं. तो व्हेन दी सोलर विंड्स इंटरेक्ट विद दिस मैग्नेटिक फील्ड ना, मेरा डायग्राम उतना अच्छा नहीं है, बट आप इनके साथ जब इनका इंटरेक्शन होगा यहाँ तक जब आएंगी, तो व्हाट दे फॉर्म इज वैन एलन रेडिएशन बेल्ट बोलते हैं उसको, वैन एलन रेडिएशन बेल्ट ये फॉर्म करता है. इसको एक बार चाहो तो इसकी इमेज ना जाके उस पर देख लेना, गूगल पे, कुछ इस तरीके का ऐसा, तो भी एक वो बनेगा रेडिएशन बेल्ट, और उसके अंदर फिर ये ऐसे मैग्नेटिक फील्ड्स, इनर मैग्नेटिक फील्ड्स रहेंगे. तो इससे क्या होता है, ये जो सोलर विंड्स है ना, ये ऐसे निकल जाती हैं. तो इट इज ऑल्सो प्रोटेक्टिंग द अर्थ फ्रॉम द इनकमिंग सोलर विंड्स. सो आई थिंक दिस इज इट मोर और लेस फॉर द जियो मैग्नेटिज्म वाला टॉपिक. मतलब जो बेसिक्स बताना था, बेसिक्स बता दिया. द वीडियो इज नॉट येट ओवर. नाउ आवर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन विल बी कि यू कैन राइट दिस, या रहने दो मैं बता देता हूँ, कि जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं हम उनको स्टडी करके, जो अर्थ की जो रॉक्स में जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं उनको स्टडी करके हम कैसे पता कर सकते हैं अबाउट द क्रिस्टल डायनामिज्म. So we have number one here the concept of fossil magnets, जिससे the properties of the rocks tells us about the dynamism of the crust. तो क्या होता है, जैसे अर्थ की जो सरफेस है, there is the earth surface and then there is the interior of earth, we have magnetic rocks. magnetic rocks कौन से rocks होते हैं, they are basically rocks which are rich in your iron, they are rich in your manganese, they are rich in your nickel. इन सब चीज़ों में the rocks which are rich, they have some magnetic properties, they are basically your mafic ones. तो होता क्या है, these rock over a time acquire the magnetic property from the earth field and these rocks can preserve them. तो एक ये अर्थ है, एक मैग्नेटिक फील्ड है इसकी, तो इसकी जो प्रॉपर्टी है, अर्थ के अंदर यहाँ पे कुछ मैग्नेटिक रॉक्स हैं, उन्होंने दे हैव एक्वायर्ड द मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, है ना. और फिर जब हम इस मैग्नेटिक रॉक को निकालेंगे तो वी कैन नो अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड. अब अगर ये रॉक मान लो, ये रॉक 100 मिलियन ईयर्स अगो फॉर्म हुआ था, ये उस टाइम का रॉक है. आज अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हो सकता है चेंज हो गया हो, तो ये रॉक आज उस तरीके से अलाइनमेंट में नहीं होगा. लेकिन अगर इसका कुछ भी अलाइनमेंट है और हमें इस रॉक की ईयर मतलब डेटिंग पता है कि ये 100 मिलियन साल पुराना है, तो इससे हम ये पता कर सकते हैं कि 100 मिलियन ईयर्स पहले
जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड थी वो उसकी क्या प्रॉपर्टीज थी उस टाइम पे। सो बेसिकली ये जो ओल्ड रॉक्स हैं दे आर एक्टिंग एज अ फॉसिल मैग्नेट्स, ये कॉन्सेप्ट है। तो क्या होता है ना मैग्नेटिज्म में, मैग्नेटिज्म इनसाइड एनी सब्सटेंस वो होता है कॉन्सिक्वेंस ऑफ हाउ द इलेक्ट्रॉन्स आर अलाइंड। अब हर मतलब हर कोई जो भी सब्सटेंस होता है उसमें दे हैव द इलेक्ट्रॉन्स, एवरी सब्सटेंस हैव इलेक्ट्रॉन्स, ये एक चीज है। एंड वो स्पिन भी करते हैं। बट अगर कोई इलेक्ट्रॉन है, इफ इट स्पिन, if its spin is random, तो it will not allow the substance to act like a magnet। तो मैग्नेटिज्म की ये प्रॉपर्टी होती है कि if the substance wants to act as a magnet, तो there should not be a random spin of electron। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं ड्रॉ करके दिखाऊं कि ये एक सब्सटेंस है, मान लो कोई सी बड़ी सी रॉक है, ठीक है, ऐसे ही आड़ी तिरछी है। दिस इज इलेक्ट्रॉन वन इलेक्ट्रॉन हेयर, वन इलेक्ट्रॉन हेयर, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है। अब दिस इलेक्ट्रॉन स्पिन्स इस डायरेक्शन में, ये ऐसे स्पिन कर रहा है। दिस वन इज स्पिनिंग लाइक दिस वन इज स्पिनिंग लाइक दिस। हर कहीं कोई भी रैंडम कुछ स्पिन चल रही है, कोई इसमें ऐसा पैटर्न नहीं है। दिस इज स्पिनिंग लाइक दिस। तो सारे अगर जितने भी इलेक्ट्रॉन्स इसमें स्पिन हो रहे हैं, अगर ये रैंडम स्पिन होंगे तो दीज विल बी, मतलब जो सब्सटेंस है वो बन जाएगा नॉन मैग्नेटिक सब्सटेंस। बट अगर यही इलेक्ट्रॉन्स if they are made to align in a particular direction, then these will, मतलब if they are aligned in a particular direction, then this substance can be made to behave like magnet। अब मान लो इसी सेम इसी सेम चीज को मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ, पर अब ये जो इलेक्ट्रॉन एक है, दो है, तीन है, चार है, पांच थे। अब इन पांचों को एक ही अलाइनमेंट में अगर हम ले आते हैं, इनका जो स्पिन है दे ऑल स्पिन इन द सेम वे। अब ये सब सेम वे में स्पिन कर रहे हैं। सो नाउ दिस सब्सटेंस कैन हैव can have magnetic properties, it can behave like a magnet। अब होता क्या है, अब ये अलाइनमेंट कब होगा, ये मैं समझा रहा हूं हाउ द फॉसिल मैग्नेट्स वर्क। अब ये अलाइनमेंट कब होगा, सो व्हेन द मेटल्स, जो भी अर्थ में, हमारे अर्थ के अंदर जो भी मेटल्स हैं या जो भी यूसे मिनरल्स हैं, सारे नहीं, ओनली दोज विच आर केपेबल। अब ये मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एक्वायर करने के लिए भी यू नीड टू केपेबल। तो आयरन हो गया, योर दिस थिंग मैग्नीशियम हो गया। सो इनका जो इनसे जो कंपोज रॉक होते हैं ना, सो दे आर केपेबल ऑफ गेटिंग मैग्नेटाइज्ड। सो होगा क्या, जैसे मान लो ये एक रॉक है, इट हैज, मतलब इट इज कंपोज्ड ऑफ, इसमें जो मेन मिनरल्स हैं, मेटल्स हैं, आयरन है इसमें, ठीक है। तो अब इसमें एक प्रॉपर्टी है कि इट कैन मैग्नेटाइज। अब होगा क्या, व्हेन आई हीट दिस, इसको मैंने बहुत टेम्परेचर में हीट किया, तो जब मैं इसको बहुत ज्यादा हीट करूंगा ना, तो व्हेन इट विल क्रॉस इट्स क्यूरी टेम्परेचर, तो क्या होगा, जब when it cross the heat exceeds the Curie temperature, एंड इसको जब एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, मान लो ये अर्थ के इंटीरियर में कहीं पे होती है ये वाली रॉक, और जैसे ये अर्थ है, ये अर्थ के अंदर ये एक रॉक है, इसको मैंने यहाँ डायग्राम बनाया है। अब अर्थ की एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, ये एक मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे अर्थ की वी हैव मल्टीपल मैग्नेटिक फील्ड्स। तो जब ये क्यूराई टेम्परेचर एक्सीड कर जाएगा ना, तो इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, मैं इसको अगर यहाँ पे ऐसे ड्रॉ करूँ, तो इसके अंदर के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, सो दे फर्स्टली तो दिस रॉक आफ्टर व्हेन इट इज heated to the Curie temperature, it will be exposed to an external magnetic field। ये मैग्नेटिक फील्ड के सामने ये एक्सपोज हो जाएगा। एंड इसके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो पहले हर कुछ स्पिन रैंडमली स्पिन कर रहे थे, अब वो इस मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में आके अलाइन हो जाएंगे। सो दे विल स्टार्ट स्पिनिंग
सिमिलरली ये ऐसे स्पिन कर रहा है तो ये भी ऐसे स्पिन करेगा, ये भी ऐसे स्पिन करेगा। मतलब बेसिकली अगर ऐसे दिखाऊं तो सॉरी, ये अगर ऐसे मूव कर रहा है तो ये भी ऐसे मूव करेगा, ये भी ऐसे मूव करेगा, ये भी ऐसे, एंड दिस वन ऑल्सो। सो दे विल अलाइन टू दिस मैग्नेटिक फील्ड। अब ये मैग्नेटिक फील्ड की प्रॉपर्टी होगी ऐसा मूव करवाना, तो इट विल गेट अलाइन टू इट। एंड जब ये कूल डाउन कर जाएगा, अब ये हमेशा तो इतने हीट में रहेगा नहीं ना, इट विल बी कूल डाउन। सो व्हेन इट विल कूल डाउन बिलो इट्स क्यूरी टेम्परेचर, क्यूरी टेम्परेचर मत जानने की कोशिश करना, फिजिक्स का कंसेप्ट है, बहुत डेप्थ में जाना पड़ेगा, हमारे काम का नहीं है। सो व्हेन द सब्सटेंस दिस magnet this rock in our case, when it will cool down below the Curie point, जो इलेक्ट्रॉन्स है ना, वो इलेक्ट्रॉन्स पहले रैंडम थे, पहले हो सकता है इस तरीके के रहे हो, पर अब वो ऐसे हैं और इसी ओरिएंटेशन में दे विल बी फिक्स्ड एंड दे विल बिहेव लाइक मैग्नेट। तो जब हम रॉक्स निकालेंगे, अर्थ में यहाँ पे एक रॉक हो सकती है 100 मिलियन ईयर्स अगो की, यहाँ पे एक रॉक हो सकती है 500 मिलियन साल पुरानी होगी, यहाँ पे एक होगी 1 बिलियन ईयर्स पुरानी होगी। तो इन सब का हम मैग्नेटिक ये अलाइनमेंट देख लेंगे, एंड व्हेन वी विल सी दिस मैग्नेटिक अलाइनमेंट तो हमें पता चल जाएगा अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड। अगर सपोज यहाँ पे ये जो मैग्नेटिक, टेक्निकली क्या होना चाहिए, ये जो अर्थ है ऐसे, नॉट ऐसे, समवेयर कुछ इस टाइप की अर्थ है, यहाँ पे इसके कुछ मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, कुछ ऐसे मैग्नेटिक फील्ड्स हैं। अब ये जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं ये तो ओवर द ईयर्स सेम रहे हैं, व्हाट हैव मूव्ड इज योर कॉन्टिनेंट्स। तो रिमेंबर जब मैं कॉन्टिनेंटल प्लेट थ्योरी पढ़ा रहा था उसमें आई टोल्ड यू अबाउट कि एक वो वाला पॉइंट होगा, समवेयर मैंने लिखवाया होगा अबाउट द जियोमैग्नेटिज्म, और मैंने बोला होगा कि रेफर कर लेना जब जियोमैग्नेटिज्म पढ़ाऊंगा। सो दिस इज द पॉइंट, इसको एज अ एविडेंस हम यूज कर सकते हैं इन स्टैब्लिशिंग दैट द कॉन्टिनेंट्स हैव मूव्ड। अब मान लो यहाँ पे एक कॉन्टिनेंट रहा होगा, उसमें कुछ, सपोज एक कॉन्टिनेंट था यहाँ पे हाइपोथेटिकल, उसमें कुछ रॉक्स थी, दिस कॉन्टिनेंट इज इन दिस प्लेस 1 बिलियन ईयर्स अगो। तो उस कॉन्टिनेंट की जो अलाइनमेंट, मतलब जो रॉक्स थी वो अलाइंड रही होंगी इस वाली मैग्नेटिक फील्ड के प्रॉपर्टीज से। अब हो सकता है 1 बिलियन साल के बाद आज ये रॉक जो है मूव करके आ गई है कहीं पे यहाँ पे, क्योंकि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में ऐसी हुई हैं चीजें कि रॉक्स हैव मूव्ड हियर। तो अर्लियर द रॉक वाज हियर, नाउ द रॉक हैज मूव्ड हियर। अब इस रॉक की जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हैं वो तो फिक्स हो गई थी इस जगह की मैग्नेटिक फील्ड से, मगर आज जो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज, जब हम स्टडी करते हैं तो दैट इज नॉट सेम एज द प्रॉपर्टीज ऑफ दिस मैग्नेटिक फील्ड। तो यार हमें पता चलता है ना कि ये जरूर कहीं और रही होगी, ये आज यहाँ पे है। तो हम ढूंढ भी सकते हैं कि इस टाइप की मैग्नेटिक ओरिएंटेशन कहाँ पे था, तो उससे भी पता चल सकता है। सो बेसिकली एक चीज जो कंफर्म हमें पता चलती है कि यार ये मैग्नेटिक फील्ड जो यहाँ पे है और ये जो रॉक यहाँ पे, ये दोनों अलाइन नहीं कर रहे हैं। दैट प्रूव्स कि द क्रस्ट इज इनस्टेबल, ये मूव करा है, ये पार्ट हमेशा से यहाँ पे नहीं था। और ये हमें कैसे पता चला? विद द हेल्प ऑफ फॉसिल मैग्नेट, क्योंकि ये जो फॉसिल मैग्नेट है, ये जो रॉक है, इसने जैसे फॉसिल्स में यू हैव द एविडेंस ना, सो उसी तरीके से जैसे कंकाल मिलता है, फॉर एग्जांपल इट्स अ ह्यूमन स्केलेटन, दैट इज बेसिकली वन ऑफ द एविडेंस ना कि यार ये इंसान रहा होगा। उसकी कार्बन डेटिंग करोगे तो पता चलेगा कितने साल पुराना था। हिस्ट्री में भी या एंथ्रोपोलॉजी में भी, सोशियोलॉजी में भी, जब हम चीजें देखते हैं तो जो स्पीशीज अब एक्सटिंक्ट हो गई हैं, हम उनके बारे में कैसे पता करते हैं? उनके फॉसिल्स से। सो these rocks with magnetic properties, they are acting as a fossil magnet in our case. सो इससे हमें क्या पता चलता है कि जैसे ये वाली जो प्रोसेस मैंने आपको बताई, ये हीटिंग हुई, कूलिंग हुई, तो इसी को समराइज कर देता हूँ कि इन दिस प्रोसेस व्हेन रॉक्स गेट मैग्नेटाइज दे एक्वायर द प्रॉपर्टी ऑफ योर एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। अब
व्हेन दे, इसको लिख भी लेते हैं. फर्स्ट इज दे हैव acquired the properties of your magnetic field. उसके बाद क्या हुआ? once they have acquired the magnetic properties, उसके बाद ये they have cooled down below your Curie temperature point. जब ये उसके नीचे कूल हो गए तो क्या कर गए? इन्होंने प्रिजर्व कर ली जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी, जो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ थी, द मैग्नेटिक स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड. यहाँ पे मान लो मैग्नेटिक स्ट्रेंथ वाज, एक हाइपोथेटिकल नंबर बता रहा हूँ समझाने के लिए, यहाँ पे थी 100. तो इसने तो ये 100 नंबर प्रिजर्व कर लिया. अब इस रॉक के अंदर मान लो लिख देता हूँ 100. लेकिन आज ये जहाँ पे है, जिस मैग्नेटिक फील्ड में है, यहाँ पे वो नंबर है 50. तो ये पता चल रहा है ना कि ये यहाँ की रॉक नहीं है, ये कहीं 100 वाले एरिया की रॉक है. जस्ट अ क्रूड एग्जाम्पल, बहुत वेग एग्जाम्पल था, ये सिर्फ समझाने के लिए बताया. सो प्रॉपर्टी एक्वायर करी, कूल डाउन हुआ और प्रॉपर्टी प्रिजर्व कर ली. अब व्हाट, इसके अलावा एक चीज और प्रिजर्व करते हैं, दे आल्सो प्रिजर्व द डिप एंगल ऑफ द प्लेस वेयर दे गॉट मैग्नेटाइज्ड. तो जैसे अब यहाँ से अगर एक एंगल, मतलब मान लो एक रॉक है, तो देयर आर सम मेथोडोलॉजी कि इसका एंगल इसके साथ निकालते हैं. तो देयर इज सम एंगल ऑफ दिस, यहाँ पे कुछ ऐसा इंक्लिनेशन एक ले लो, तो इसका कुछ एंगल यहाँ पे होगा, यहाँ होगा, तो वो एंगल भी चेंज होता है. तो जो डिप ऑफ योर दिस थिंग, योर डिप एंगल, दिस ऑल्सो गेट्स मैग्नेटाइज. सो उस वजह से दे ऑल्सो प्रिजर्व द डेक्लिनेशन एंगल जो मैंने बताया था ऊपर, ये वो भी प्रिजर्व कर लेते हैं. और देन जब ये वो चीज प्रिजर्व कर लेते हैं, तो मान लो यहाँ पे इन्होंने जो एंगल प्रिजर्व किया था, यहाँ पे आई थिंक इस लाइन से अगर ऐसे बनाए तो देयर मस्ट बी सम एंगल, कुछ कुछ होता है, आई एम नॉट रियली श्योर अबाउट कैसे वो प्लॉट करते हैं डायग्राम में. बट रॉक्स का एंगल और मैग्नेटिक फील्ड का जो भी अलाइनमेंट का एंगल रहता है, दैट डिप एंगल, उसको मेजर कर लेते हैं. एंड व्हेन दिस रॉक विल मूव हियर ना, तो उसका जो एंगल होगा दैट विल नॉट बी द सेम एज जो आपके मैग्नेटिक फील्ड का एंगल है. सो उस तरीके से भी इट इज ऑल्सो एविडेंस कि यार वो रॉक मूव कर गया है ना. सो दीज टाइप ऑफ फॉसिल मैग्नेट्स एंड द स्टडी ऑफ such type of rocks is helping us to interpret basically the history of Earth's magnetic field. और इसको हम बोलते हैं paleo, we use the term paleomagnetism. So what is paleomagnetism? It is basically the interpretation of the history of Earth's magnetic field by the study of the rocks, the fossil magnets. So I hope this thing is clear है ना कि how this thing is happening. So हमने सबसे स्टार्टिंग में क्या पढ़ा था? We started from geomagnetism, कुछ हमने बेसिक्स देखे थे about the earth. Then earth is like a giant bar, it is like a giant dipole, वो हमने देखा. अर्लीस्ट इंटरप्रिटेशन पढ़े अबाउट मैग्नेटिज्म विद इन द अर्थ. देन अभी जो करेंटली यूनिवर्सल एक्सेप्टेबल फिनोमिना है, दैट इज द अर्थ सस्टेन सेल्फ डायनामो का, वो हमने देखा. देन उसकी वजह से एक ऐसे मैग्नेटिक फील्ड्स हैं, व्हाई इट इज देयर, बिकॉज ऑफ द आउटर कोर स्पिनिंग अराउंड द इनर कोर. देन उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं, वी सॉ द कंसेप्ट ऑफ वैन एलन रेडिएशन बेल्ट. फिर हमने क्रिस्टल डायनामिज्म देखा अर्थ का with the help of your fossil magnets. Now our next topic of discussion here will be the magnetic anomaly studies. इससे भी हमको बेसिकली जो क्रिस्टल डायनामिज्म है उसके बारे में यहाँ पे और क्लैरिटी मिलेगी. So now let us begin discussing this topic. So in this magnetic anomaly वाला पार्ट में भी we are seeing basically, सबसे पहले तो कि anomaly क्या होती है. Anomaly is basically कि आप एक जगह पे you are expecting something and
वहाँ पे आपको वो एज इट इज़ वो रिजल्ट नहीं मिलता है। अगर मैं इसको लेमैन टर्म्स में समझाऊँ तो इट इज़ बेसिकली योर deviation from what is the normal or what is the typical thing or what is the expected thing। मतलब कुछ abnormal occurrence हो रहा है कि जैसे कि मान लो कि अगर इन जनरल अगर एक स्नो स्टॉर्म चल रहा है और अगर ये स्नो स्टॉर्म ठंड के मौसम में आ रहा होता तो ठीक था ही, बट अचानक से बीच गर्मियों में एक बर्फ का तूफान आ जाए तो ये एक अनोमली हो जाती है ना कि यार ये कैसे हो गया। वैसे जैसे मेडिसिन के टर्म्स में होता है कि कोई भी एक एबनॉर्मलिटी है या एक अनयूजुअल फीचर है किसी के अंदर कि एक जगह पे फॉर सपोज एक इंसान नॉर्मली लोगों की 4 फिंगर्स एंड 1 थंब होता है, किसी के डुअल थम्स होते हैं, तो दैट इज अ एनॉमली, मतलब इट इज अ डिविएशन फ्रॉम द एक्सपेक्टेशन। एक एबनॉर्मलिटी है, इरेगुलरिटी बोल सकते हैं, या एक्सपेक्टेशन बोल सकते हैं, या डेटा के टर्म्स में उसको आउटलायर बोलते हैं। सो इन शॉर्ट एन एनॉमली इज एनीथिंग दैट इज अनयूजुअल या अनएक्सपेक्टेड कंपेयर टू द इन जनरल नॉर्मल पैटर्न। मोटा मोटा आप ये समझो कि नॉर्मल पैटर्न से कुछ अलग हो रहा है। तो हमने ऑलरेडी ये डिस्कस किया है कि सपोज दिस इज योर अर्थ। अब अर्थ पे मान लो कि ये दिस इज योर लैटिट्यूड, ये एक लैटिट्यूड है। अब होगा क्या, अर्थ पे यहाँ पे ऐसे 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 यू विल हैव मैग्नेटिक फील्ड्स बोथ द साइड्स, है ना। तो होता क्या है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, देयर इज अ डिप एंगल एंड दिस डिप एंगल इज सेम एज द एंगल ऑफ द लैटिट्यूड। मतलब जितने डिग्री का जो भी इस जगह का जो लैटिट्यूड है, मान लो 60 डिग्री है, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड का जो डिप एंगल रहेगा ना, दैट विल ऑल्सो बी 60 डिग्री। ये लैटिट्यूड भी 60 डिग्री है, तो जो एंगल ऑफ इंटरेक्शन है दैट विल ऑल्सो बी द सेम। अब हुआ क्या, जब हमने रॉक्स देखे, जो रॉक यहाँ पे परमानेंटली फिक्स हो गए थे, हमने देखा था कि जो डिप एंगल जो रॉक ने प्रिजर्व कर लिया था दैट वाज नॉट मैचिंग द लैटिट्यूड। तो मान लो ना कि यहाँ पे एक रॉक था, उसने इस जगह का डिप एंगल मान लो, सपोज ये वाला मैंने 60 बनाया था, तो समथिंग दिस इज 50 मान लेते हैं इसको। यहाँ का एक रॉक था, मूव करके यहाँ पे आ गया है, तो अब रॉक का एंगल जो प्रिजर्व्ड है वो 50 डिग्री है और इस लैटिट्यूड का एंगल है 60 डिग्री। तो देयर इज एनॉमली भाई। इस बेल्ट में, इस पूरी 60 बेल्ट में आप क्या एक्सपेक्ट करोगे कि 60 डिग्री एंगल मिलना चाहिए आपको, लेकिन आपको क्या मिलता है, यू गेट अ 50 डिग्री एंगल। यही जो अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था। तो दैट इज बेसिकली एनॉमली। तो हुआ क्या कि पहले सबको ये लगता था कि ये जो एनॉमली है ना, दिस इज बिकॉज ऑफ द, कि मतलब अब ये हम डिस्कस कर रहे हैं कि एनॉमली है क्यों। तो व्हाई दिस इज, व्हाई देयर इज अ एनॉमली। तो पहले द थिंकिंग वाज कि दिस एनॉमली इज बिकॉज ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ द रॉक, यार ये कुछ रॉक की प्रॉपर्टी की वजह से है। बट दिस आइडिया वाज इनकरेक्ट। नाउ वी नो दैट द एनॉमली इज नॉट बिकॉज ऑफ द रॉक्स प्रॉपर्टी। The more, the better understanding and the better answer to this is कि this is because the rock must have been magnetized। यार वो magnetized हुई होगी एक latitude पे and then it has moved। जब वहाँ magnetize हुई तो it has preserved the feature of that particular location, but when it got displaced, when it moved, तो it continued to preserve this dip angle of the place where it got magnetized, and अब वो मिल रही है किसी और लोकेशन पे। तो देयर इज एनॉमली कि जो करंट लोकेशन का जो एंगल है एंड जिस एंगल पे ये रॉक आपकी जो इसने इसने जो प्रिजर्व किया है जो डिप एंगल, जब ये मैग्नेटाइज हुई थी, ये दोनों एंगल सेम नहीं है। सो वी हैव एनॉमली एंड दिस टेल्स अस अबाउट द क्रिस्टल डायनेमिज्म की भाई क्रस्ट डायनेमिक है, क्रस्ट इज नॉट स्टैटिक। तो दिस इज वन थिंग। नाउ सेकंड डिस्कशन हियर इज अबाउट द वैंडरिंग। वैंडरिंग एज इन जो घूमता रहता है ना, घुमक्कड़। द वैंडरिंग नॉर्थ पोल हाइपोथेसिस। द वैंडरिंग नॉर्थ पोल हाइपोथेसिस। अब ये वही हमारे
महान एल्फ्रेड वैगनर, जिन्होंने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की थ्योरी दी थी, इन्हीं की उपज है ये भी। सो वैगनर क्या बोलते हैं, वैगनर ने कुछ रॉक स्टडीज करी थी एंड देयर ही वाज एबल टू स्टैब्लिश अ पॉसिबिलिटी ऑफ द पोल्स माइग्रेटिंग, कि उनकी मतलब उन्होंने ये बोला कि पहले नॉर्थ पोल कभी यहाँ रहा होगा, फिर नॉर्थ पोल वहां से यहाँ आ गया, सॉरी मतलब एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल कि यहाँ था पहले, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आए, वैसे ही साउथ पोल के साथ भी, मतलब इट इज बेसिकली मूविंग। तो ही मतलब मैं बना के ही बता देता हूँ एक डायग्राम। सपोज दिस इज योर अर्थ, ठीक है, ये अर्थ है, समवेयर हेयर यू हैव योर नॉर्थ अमेरिका, यहाँ पे ये हैव कुछ ऐसा आड़ा तिरछा सा साउथ अमेरिका, दिस इज यूरोप, ग्रीनलैंड, दिस इज यूके। ठीक है, ऐसे करके मान लो यहाँ पे अर्थ है, इधर पे इंडोनेशिया वगैरह है, और यहाँ पे मैं ऑस्ट्रेलिया आधा बना रहा हूँ, आधा उस साइड है, ठीक है, एंड दीज आर योर आर्टिक एंटार्क्टिक वाला लोकेशन। अब यहाँ पे ऐसे ऐसे कुछ लॉन्जिट्यूड्स होंगे। तो व्हाट ही इज सेइंग कि वेगनर टोल्ड अस कि यार हर टाइम पीरियड में, जैसे रिमेंबर जियोलॉजिकल टाइम स्केल में आउट आई टोल्ड यू अबाउट द सिलूरियन, द कार्बोनिफेरस, देन योर टर्शियरी, रिमेंबर पेलियोजोइक, फेनेरोजोइक, वो सब बताया था। उन एरा में कुछ इयॉन्स हैं, उसमें कुछ पीरियड्स हैं। तो सिल्यूरियन टाइम्स में ना, मैं रेड से बनाता हूँ यहाँ पे, सिल्यूरियन टाइम्स में ही सेट कि जो अपना नॉर्थ पोल था, इट वॉज समवेयर अराउंड 14 डिग्री लैटिट्यूड, मतलब मान लो यहाँ से मैं 0 डिग्री अगर काट दूँ तो समवेयर यहाँ पे कहीं पे रहा होगा। नॉर्थ पोल वॉज अराउंड 14 डिग्री लैटिट्यूड्स एंड साउथ पोल वॉज 124 डिग्री वेस्ट, मतलब यहाँ पे वी हैव मडागास्कर, तो समवेयर अबव देन मडागास्कर 124 डिग्री वेस्ट, यहाँ पे कहीं पे नॉर्थ पोल रहा होगा। सो ही सेड कि नॉर्थ पोल पहले सिल्यूरियन टाइम पीरियड में इस जगह पे था, एज पर एल्फ्रेड वेगनर। देन ही सेड जैसे सिल्यूरियन पीरियड से थोड़ा थोड़ा सा टाइम आगे बीता, कार्बोनिफेरस पीरियड आया, एंड कार्बोनिफेरस पीरियड में इट मूव अपवर्ड्स, ये जो है ये 16 से आ गया, लेट मी चेंज द कलर, ये 16 से आ गया समझो 14 डिग्री पे, और जो आपका साउथ पोल था इट शिफ्टेड डाउनवर्ड्स, तो ये 135 से ये थोड़ा सा यहाँ पे आ गया 147 डिग्री पे। सो दीज वर द न्यू नॉर्थ एंड साउथ पोल, दिस लाइन, मतलब इसको ऐसे मान सकते हैं, एक्सिस ऑफ द अर्थ पे अगर देखें तो इस टाइप के नॉर्थ पोल और साउथ पोल थे, दे आर बेसिकली मूविंग, दे आर वेंडरिंग। देन उन्होंने कहा टर्शरी पीरियड आते आते, आई विल बी ड्राइंग दिस विद ग्रीन से बना देता हूँ, ही सेड कि 51 डिग्री नॉर्थ, 51 डिग्री पे आ गया योर नॉर्थ पोल, 51 डिग्री नॉर्थ एंड 153 डिग्री वेस्ट के आसपास, यहाँ पे कहीं पे रहा होगा, रफली इधर है। अच्छा, ये साउथ की मैंने गलती से डिग्रीज बता दी थी, वो इसी की डिग्री थी, लाइक दिस in the in the Silurian period this was 124 degree north, 14 degree north and 124 degree on your west, and this was 147 degree west and 16 degree north। साउथ में तो लोकेशन आपको बस ऐसे याद रखनी है कि दिस वॉज समवेयर नॉर्थ नॉर्थ ईस्टर्न साइड ऑफ योर मेडागास्कर, एंड दिस वॉज नियर डरबन इन नटाल। तो ये इतना इधर पे नहीं होगा, थोड़ा सा गलत ड्रॉ कर दिया है, ये कहीं यहाँ पे होगा एंड ये कहीं यहाँ पे होगा। अभी मैंने क्रॉस चेक किया बुक से डायग्राम, सो दिस इज़ द एक्चुअल डायग्राम। एंड देन जो साउथ पोल है वो आ जाएगा 53 डिग्री साउथ, मतलब यहाँ पे कहीं पे और 60 डिग्री का सर्कल होगा,
तो इधर 53 डिग्री साउथ पे यू विल हैव द साउथ पोल। तो अब ये एक नया नॉर्थ पोल और साउथ पोल हो गया है, और इसके बाद फिर ये घूम के अभी करंट वाले 90 डिग्री के लोकेशन पे आ जाएगा जहाँ पे हम इसको देखते हैं। सो दिस इज़ व्हाट एल्फ्रेड वेगनर सेड। सो इनका ये ऑब्जर्वेशन था वॉज ऑन द बेसिस ऑफ सम ग्लेशियल डिपॉजिट्स जो उनको रॉक्स में मिले। सो ही फाउंडेड अ पैटर्न फॉर द नॉर्थ एंड साउथ पोल माइग्रेशन। बट हाउएवर जो उनकी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का एनालिसिस था उसमें इन्होंने क्या बोला कि ही सेड कि द पोल्स वर नॉट एक्चुअली मूविंग, इट वॉज द कॉन्टिनेंट दैट वॉज मूविंग, है ना। सो उन्होंने ये बोला कि इट इज़ नॉट पॉसिबल कि ये पोल्स मूव कर पाएँ इतना ज़्यादा, इट इज़ द कॉन्टिनेंट विच इज़ मूव। तो ये उन्होंने एज अ एविडेंस अपनी कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में एज अ एविडेंस भी इसको यूज़ किया था कि द कॉन्टिनेंट्स आर मूविंग। फिर इन्हीं का देखा देखी, मतलब नॉट देखा देखी बट हाँ, एक देयर वॉज अनदर मैन नोन एज ब्लैकेट। तो ब्लैकेट ने भी क्या किया था, ही ऑल्सो स्टडीड द पोलर माइग्रेशन ऑफ द मैग्नेटिक पोल। उन्होंने पिछले 200 मिलियन साल का जो भी स्टडीज़ किया कि कब कैसे क्या क्या हुआ है, एंड देन ही ऑल्सो डिराइव्ड एज एट द सेम कंक्लूजन जहाँ पे वेगनर पहुँचे थे कि भाई ये पोल्स नहीं मूव किए हैं, दिस इज़ द मूवमेंट ऑफ द कॉन्टिनेंट। फिर तो इसके बाद एक थर्ड पॉइंट, ये वेंडरिंग नॉर्थ पोल वाला हाइपोथेसिस हमने देखा कि नॉर्थ पोल साउथ पोल एक्चुअल में चेंज कैसे हो रहे हैं, ये एनॉमली कैसे आ रही है। इस पे डिस्कशन जब आगे बढ़ा तो फिर वी केम टू द मॉर वाली स्टडीज़ हुई थी। वहाँ पे हमने देखा कि देयर इज़ अ रिवर्स पोलैरिटी ऑफ बैंड्स ऑन द रॉक्स, कि जब 1950s में 60s में देयर वॉज ओशन फ्लोर मैपिंग गोइंग ऑन। सो ड्यूरिंग द ओशन फ्लोर मैपिंग अलॉन्ग विद द फीचर्स जो मॉर वॉर थे ऑन द ओशन फ्लोर, इन्होंने ये भी डिस्कवर किया था कि जैसे सपोज दिस इज़ योर लोकेशन ऑफ मॉर, है ना, दिस इज़ योर मॉर, इसके इधर साइड है, इधर साइड है। अब ये जो ओल्डर रॉक्स और न्यू रॉक्स के जो बैंड्स थे ना, इनमें भी उन्होंने ये चीज़ नोटिस करी कि these bands also shows us reverse polarity on the either side। सपोज जब से ये नया मैग्मा आया, यहाँ पे यहाँ पे नॉर्थ पोल बना, यहाँ पे नॉर्थ बना, यहाँ पे साउथ आया, यहाँ पे साउथ आया। फिर उसके बाद जो अगला बैंड दिखा हमें, जब ये वाला टेक्निकली इधर मूव कर जाएगा, तो सबसे नया ये वाला है, सबसे ओल्डर ये वाला है, तो मैं इधर सबसे ओल्डर वाले से बनाना स्टार्ट करता हूँ। सो दिस इज़ नॉर्थ, दिस वॉज साउथ, देन दिस वॉज साउथ, दिस वॉज नॉर्थ, दिस वॉज नॉर्थ, साउथ, साउथ, नॉर्थ, नॉर्थ, साउथ, साउथ, नॉर्थ, देन नॉर्थ एंड देन अगेन साउथ। तो इस तरीके की रिवर्स पोलैरिटी इन रॉक्स में भी मिली। सो ये तो हैरी हेस ने जब सी फ्लोर स्प्रेडिंग दिया था तो वो तो एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे इसको, बट 1960 में विन एंड मैथ्यू करके दो लोग थे, उन्होंने इस सी फ्लोर स्प्रेडिंग के कंसेप्ट को और ये रिवर्सल द फैक्ट जो उस टाइम पे एक स्टेब्लिश फैक्ट था कि जो अर्थ की पोलैरिटी है वो रिवर्स होती है। अब ये नहीं पता था कि क्यों, दैट वाज नॉट एक्सप्लेन बट द फैक्ट वाज देयर। तो द फैक्ट दैट द अर्थ्स पोलैरिटी डज रिवर्स एंड द सी फ्लोर स्प्रेडिंग से ये जो एविडेंस हमें मिला, इसको विंस एंड मैथ्यू ने यूज़ किया एंड उन्होंने दो कंसेप्ट में लीड किया। फर्स्ट तो ये था कि भाई ये जो आप कह रहे हो कि दिस रिवर्सल इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ पोल, मतलब कि जैसे ये जो अर्थ है, अब इसमें यहाँ पे कभी साउथ रहता है, यहाँ नॉर्थ रहता है, फिर कभी यहाँ पे नॉर्थ रहता है, कभी यहाँ साउथ रहता है। दिस इज़ नॉट बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द पोल्स। ये ऐसा नहीं है कि ये पोल्स घूम रहे हैं कि सपोज दिस इज़ नॉर्थ, दिस इज़ साउथ, अब ये इसलिए नहीं है कि ये पोल ही ऐसा घूम के रोटेट हो गया, नॉट बिकॉज ऑफ दिस। द पोल्स आर नॉट रोटेटिंग लाइक दिस कि यहाँ पे नॉर्थ है, कभी कभी साउथ है, देन फिर नॉर्थ है, देन फिर साउथ है।
ये इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ द रोटेशन ऑफ द पोल, इट इज़ बिकॉज जो पोल्स है ना वो एक जगह पे दे गेट वीकन, एंड देन जो रिवर्स पोलैरिटी है इट ग्रोज एट द सेम लोकेशन. So what Vince and Thomas were telling us कि the reversal is not the result of the rotation of the pole. It is the result of the poles in itself getting weakened and the reverse polarity grow at the same location. Suppose उनका ये कहना है basically कि this is a location. अब मान लो यहाँ पे मैं एक hypothetical pole बना रहा हूँ, ये पोल होता, दिस इज़ द नॉर्थ पार्ट, दिस इज़ द साउथ पार्ट. तो ये चीज़ दे आर श्योरली टेलिंग अस कि ये इसलिए नहीं हो रहा है बिकॉज दिस पोल इज़ रोटेटिंग. ऐसा नहीं है कि ये पोल रोटेट कर रहा है. होता क्या है कि ये अभी नॉर्थ है, ये साउथ है, धीरे धीरे विद टाइम ना यहाँ पे जो नॉर्थ पोल की जो पोलैरिटी है दैट विल गेट वीकन, और यहाँ पे जहाँ पे वो जैसे ही वो नॉर्थ वाली वीकन होगी यहाँ पे साउथ वाला ग्रो करने लगेगा. एंड वैसे ही सिमिलर यहाँ पे होगा, जब साउथ वीकन करेगा तो द रिवर्स पोलैरिटी जो नॉर्थ है दैट विल ग्रो एंड इट विल ग्रो एट द सेम लोकेशन. तो बिकॉज ऑफ दिस वी हैव अ रिवर्सल. तो दिस पैटर्न इन्होंने लास्ट 5 मिलियन साल में दे हैव मैप्ड कि 4 ऐसे इंसिडेंसेस हैं जहाँ पे वी हैव सीन रिवर्सल. कुछ माइनर भी हैं बट 4 जो है मैं उनके नाम बता देता हूँ. वन इज़ योर गिलबर्ट रिवर्सल, ये हुआ था सबसे पहले 4 मिलियन ईयर्स, मतलब सबसे पुराना वाला यही है, 4 मिलियन ईयर्स अगो. टाइमलाइन पे बना देता हूँ, ज़्यादा इजी रहेगा. दिस इज़ 4 मिलियन ईयर्स अगो, दिस इज़ 3.3 मिलियन ईयर्स अगो, दिस इज़ 1.5 मिलियन ईयर्स अगो. एंड फिर एक और है जिसका मुझे टाइम नहीं ध्यान है. दिस इज़ योर गिलबर्ट रिवर्सल, दिस इज़ योर गॉस रिवर्सल, दिस इज़ योर Matayuma reversal, and this is your Bruns reversal. तो ये 4 रिवर्सल हो चुके हैं. तो एक तो ये वाला कॉन्सेप्ट इन्होंने रिलेट करा, एंड सेकेंड दे यूज दिस सी फ्लोर स्प्रेडिंग वाला कॉन्सेप्ट. सो दे रीजन दैट जैसे इधर से बसाल्टिक लावा आएगा, सो द बसाल्टिक लावा फ्लो आउट ऑफ द मोर, इट कूल्स, एंड जब ये कूल करेगा तो जो एग्जिस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड की पोलैरिटी है उसके हिसाब से ये उसकी प्रॉपर्टीज़ ये एक्वायर कर लेगा एंड देन इट्स टोल. पर व्हाट इफ द पोलैरिटी ऑफ द अर्थ्स फील्ड रिवर्सेस? सो इफ द पोलैरिटी ऑफ द अर्थ फील्ड रिवर्सेस द न्यू लावा एट द मोर विल एक्वायर द रिवर्स पोलैरिटी. तो भाई जिस टाइम पे ये आया होगा, ये तो अभी सबसे ओल्डेस्ट है ऑन द स्केल, दिस इज़ द ओल्डेस्ट, दिस इज़ द न्यूएस्ट. तो अभी जो जब ये आया रहा होगा तो जो मैग्नेटिक फील्ड थी उसका इसने स्टोर कर लिया नॉर्थ एंड साउथ. बट जब दिस मैग्नेटिक पोलैरिटी गॉट रिवर्स्ड तो जो नई वाली आई थी इस वाले ने उसका स्टोर किया है. इसीलिए व्हेन यू विल स्टडी दीज रॉक्स, दीज सरफेस, तो आपको यहाँ पे चेंजिंग बैंड्स मिलेंगे. सो दिस इज़ बेसिकली दे आर टेलिंग कि जो न्यू लावा होगा मोर पे इट विल एक्वायर द रिवर्स पोलैरिटी, एंड द ओल्डर बैंड विच इज़ जो यहाँ पे अपन ने बाहर आउटवर्ड्स पुश हो रहा है, दिस कैन उसमें जो है पुराने टाइम की पोलैरिटी स्टोर्ड होगी, एंड दिस कैन गो ऑन कंटिन्यूसली एज लॉन्ग एज द मोर इज़ एक्टिव. ये जब तक इसका सबडक्शन नहीं हो रहा है, जब तक ये एक्टिव है, यहाँ से इट इज़ स्प्रेडिंग एंड देयर इज़ नो सबडक्शन हैपनिंग. तो ये मैग्नेटिक फील्ड का जो भी रिवर्सल है उसको ये बेसिकली एज अ मैग्नेटिक टेप, इट लुक्स लाइक अ मैग्नेटिक टेप ना, जो एक अर्थ की मैग्नेटिक हिस्ट्री को रिकॉर्ड कर रहा है. सो दिस इज़ हाउ दे कोरिलेटेड दिस मैग्नेटिक एनोमली, एंड दिस इज़ द थ्योरी विच दीज टू गाइज वाइन एंड थॉमस गेव. Sorry, not Thomas, Matthews, my bad. Thomas and Matthews. So I think this much is enough to study about the geomagnetism. अर्थ के बेसिक से पढ़ना स्टार्ट किया, फिर जियोमैग्नेटिज्म देखा, देन सेल्फ सस्टेन डायनामो का कॉन्सेप्ट देखा, वेनेलियन रेडिएशन देखा, देन वी सॉ द कॉन्सेप्ट ऑफ फॉसिल मैग्नेट, व्हाट इज़ द फंक्शनिंग
व्हाट इज़ दिस पैलियोमैग्नेटिज्म, और फिर कुछ जो मैग्नेटिक एनॉमली की स्टडी किसने करी, योर एल्फ्रेड वेगनर डिड दिस, देन वाइन एंड मैथ्यू डिड दिस, सी फ्लोर स्प्रेडिंग के भी उसमें कुछ कंट्रीब्यूशन है, एंड व्हाट वर द आउटकम्स जो इनकी स्टडी से निकले, एंड हाउ डिड दे मैनेज टू एक्सप्लेन दिस क्रिस्टल डायनामिज्म. So I think this is a decent amount of coverage for this topic, and yeah, we should stop here. Thank you.